आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वो है भारत परिषद अधिनियम 1892। आज हम लोग पढ़ते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892। आज इसी को हम लोग पढ़ते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। देखिए इसमें क्या बात है, इस बात को आप सिचुएशन को देखिए, ये कौन सा सिचुएशन है, इस बात को आप देखिए, ये कौन सा सिचुएशन है। तो सबसे पहली बात आप देखिए कि यहाँ दो बात चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, अटेंशन प्लीज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैटर इज गोइंग हियर। नंबर वन इज दैट, देखिए दो पक्ष को यहाँ पर देखिए, यहाँ दो पक्ष लड़ाई कैसे चल रही है, इस बात को देखिए, तब मैं आपको सुनाऊंगा। देखिए पहले लड़ाई देखिए, किसके किसके बीच नोक झोंक चल रहा है। ये जो लड़ाई चल रहा है, ये लड़ाई, ये देखिए लड़ाई, ये दो पक्ष के बीच चल रहा है। एक पक्ष है ब्रिटिश सरकार, एक पक्ष है ब्रिटिश सरकार, एक पक्ष है ब्रिटिश सरकार और दूसरा पक्ष है भारतीय। ये दूसरा पक्ष है भारतीय। यानी कहने का मतलब है स्वतंत्रता सेनानी। ये कौन है? कहने का मतलब मेरा है भारतीय स्वतंत्रता सेनानी या भारतीय नेता। ये भारतीय नेता, इंडियन लीडर्स। देखिए ये कौन है? इंडियन लीडर्स। कौन समय का? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय का, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय के इंडियन लीडर्स। अब देखिए क्या कहता है। तो ब्रिटिश सरकार भारत को क्या बनाई है, ध्यान से सुनिएगा। भारत क्या है? भारत उपनिवेश है। भारत उपनिवेश है। ये किनका उपनिवेश है? अंग्रेजों का। ये किनका उपनिवेश है? ये अंग्रेजों का। तो उपनिवेश यदि कोई बनाता है तो उसका मूल उद्देश्य क्या होता है? तो उपनिवेश का मूल उद्देश्य होता है कि हम अधिक से अधिक अपने उपनिवेश का आर्थिक दोहन करें, अर्थात उनके पास जो रिसोर्सेस है उस रिसोर्सेस का हम क्या करें? दोहन करें। इसका मूल उद्देश्य क्या होता है? हम बराबर आपसे कहते हैं इस बात को कि कोई भी उपनिवेश का यदि कोई उपनिवेश बनाता है तो वो उसकी मंशा ये होती है, उसकी जो मंशा होती है, मंशा वो यानी आकांक्षा, इच्छा, ये इच्छा, उनकी इच्छा होती है कि हम अधिक से अधिक उपनिवेश का आर्थिक दोहन करें। हम अधिक से अधिक उपनिवेश का आर्थिक दोहन करें। यानी इसका मतलब है, क्या इच्छा है? टू अर्न मच मोर मनी। इसका एकदम यही इच्छा है, इसका इच्छा यही होता है, टू अर्न मच मोर मनी। कहाँ से? फ्रॉम कॉलोनी। ये किससे हम करें भाई? फ्रॉम कॉलोनी।
फ्रॉम कॉलोनी। यदि इसका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेगा तो बेनिफिट कैसे कमाएगा, और जब बेनिफिट नहीं होगा तो अपने देश के लिए कार्य कैसे होगा, उनके देश का विकास कैसे होगा, उसका व्यक्तिगत विकास, उनके देश का विकास किस आधार पर होगा। तो यहाँ पर जो कॉलोनी स्थापित किया है उनके लिए तो अनिवार्य हो जाता है, मानवता को त्याग दिया जाता है कि कॉलोनी के लोग कैसे रह रहे हैं, उपनिवेशवासी की क्या स्थिति है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि हम अधिक से अधिक उपनिवेश का आर्थिक दोहन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यदि आर्थिक दोहन नहीं कर रहे हैं तब फिर ये उपनिवेश किस बात का है, तब यहाँ पर मैं क्यों रहूँ। आर्थिक लाभ नहीं होता है, कमाई नहीं होती है, क्या कर सकते हैं, मनी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो फिर रहने का क्या तात्पर्य है। अब यहाँ सुनिए, तो इनका तो एक पक्ष हुआ, ये पक्ष किनका हुआ भाई, ध्यान से सुनिए। ये पक्ष किनका हुआ, ये ब्रिटिश सरकार का है। अब भारतीय क्या चाहता है, ये जो भारतीय है, जो मेरे भारतीय लीडर्स लोग हैं, ये क्या चाहता है कि भारतवर्ष का आर्थिक दोहन करने से बचाना, ये चाहता है कि अंग्रेज भारत का आर्थिक दोहन ना कर सके, यही इसकी मेन इच्छा है। यदि ये आर्थिक दोहन करेगा, यहाँ से सारा धन संपदा इंग्लैंड ले जाएगा, तो मेरा देश तो दिन प्रतिदिन गरीब होते जाएगा, और जब दिन प्रतिदिन मेरा देश गरीब होगा तो मेरे क्या चीज़ मेरा कम हो जाएगा मेरा जीडीपी कम हो जाएगा, मेरा जीएनपी कम हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगा। ये सब यदि कम हो जाए तो भारत हमारा क्या हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा। भारत किस में फंस जाएगा, तो भारत गरीबी के जाल में फंस जाएगा। ये गरीबी के ये जाल में फंस जाएगा, यानी ऋण के चक्र में, ये ऋण के चक्र में ये क्या होगा, ये फंसेगा। और ऐसी स्थिति में तब भारत कभी भी क्या नहीं हो सकता, उत्पादक नहीं हो सकता, ये सब दिन क्या रह जाएगा, उपभोक्ता रह जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, दोनों की मेंटलिटी दो है। ये बात तो मूल लड़ाई किस चीज़ की है, मूल लड़ाई है अधिकार की। मूल लड़ाई किस चीज़ की है, यहाँ यदि हम मूल लड़ाई देखें, ये मूल लड़ाई है किस चीज़ की, अधिकार की। ये अधिकार की किस चीज़ की लड़ाई है, धन की, यानी संपत्ति की। किस चीज़ की लड़ाई है, सम्मान की रक्षा की, ये रक्षा की। तो ये लड़ाई है। अब इसी बात को यहाँ पर समझिएगा। तो परिस्थिति क्या आई, अब हम यदि परिस्थिति को देखें तो यहाँ कौन सी परिस्थिति आ गई है। यहाँ का परिस्थिति क्या था, यहाँ का परिस्थिति जो सरकमटांसेस है, ये सरकमटांसेस कौन सा सरकमटांसेस है, तो यहाँ पर देखिएगा सरकमटांसेस क्या है, व्हाट वेयर सरकमटांसेस, कब तक का 1892, अब तक क्या हो चुका है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने कहा था, पिछले दिन हमने कहा था, ऑलरेडी आई हैव सेड यू इन लास्ट क्लास, इट मीन्स दैट प्रीवियस क्लास, मैंने प्रीवियस क्लास में आपसे कहा था। तो क्या कहा था प्रीवियस क्लास में, तो जो प्रीवियस क्लास में मैंने कहा था आपको, ये प्रीवियस क्लास में हमने आपसे कहा था, ये प्रीवियस क्लास में हम ये कौन सी बात कहा था आपसे, देखिए हमने ये प्रीवियस क्लास में क्या कहा था आपसे, आप रिमेंबर करिए, आप याद करिए
कि मैंने प्रीवियस क्लास में कौन सी बात कहा था, इस बात को आप ध्यान से देखिए। हमने ये कहा था कि देखिए धारा 2 बह रही है। एक धारा क्या चल रही है? एक धारा चल रहा है अंग्रेज। अब अंग्रेज अधिक से अधिक दोहन कर रहा है और यहाँ का लोग सोच रहा है कि मेरा दोहन न करे। अंग्रेज चाह रहा है हम इनको कम से कम अधिकार दें और यहाँ के लोग चाह रहे हैं, यहाँ के नेता, यहाँ के हुक्मरान चाह रहे हैं कि हमको अधिक से अधिक क्या लेना है, अधिक से अधिक हमको क्या लेना है, अधिक से अधिक हमको क्या लेना है, अधिकार लेना है। तो ये कह रहा है कि हम अधिक से अधिक क्या लें, अधिकार लें, ये बात ये कह रहा है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ सो सुनिए। अब यहाँ पर सिचुएशन को देखिए, सिचुएशन नंबर 1 देखिएगा, स्थिति को देखिए। तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कितना में हो चुका है? 1885 में। ये 1885 में हो चुका है। तो जो 1885 में जब हो चुका है तो ये आप जानते ही हैं, ए.ओ. ह्यूम किसके संस्थापक थे? इसके संस्थापक कौन थे भाई? संस्थापक ये कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। आप बढ़िया से जान रहे हैं, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। ए.ओ. इनके क्या थे? ह्यूम थे, इसके संस्थापक थे। और जो प्रमुख लीडर थे अपने, जो प्रमुख नेता थे इसमें, वो कौन थे भाई? दादा भाई नौरोजी। आप देखिए दादा भाई ये कौन थे? ये नौरोजी थे। बदरुद्दीन तैयब जी थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। आप देख रहे थे ये कौन थे भाई? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे और सारे नेता लोग इस प्रकार से थे। यह मैं नहीं कह रहा हूँ। अब ये यदि कोई संस्था बनाता है, यदि कोई राष्ट्र स्तर पर संस्था बनाता है, तो संस्था का मूल उद्देश्य क्या होगा? उस संस्था का मूल उद्देश्य क्या होगा? तो संस्था का मूल उद्देश्य होगा अपने राष्ट्र के हित की रक्षा करना और इनको जो उपनिवेश स्थापित किया है उनसे इनको बचाना। तो अब ये लोग क्या कहने लगा? तो इन लोगों का कहना ये था कि अंग्रेजी सरकार जो भारत का दोहन कर रहा है उसको रोका जाए। तो भाई कैसे रोका जाएगा? ठीक है, अंग्रेजी सरकार भारत का दोहन कर रही है, तो रोकने का तरीका क्या हो सकता है? लड़ाई, मसल्स पावर, गन पावर। लेकिन इन लोगों का कहना था, चूंकि ये लोग नरमपंथी थे, तो इन लोगों का कहना था, ये सारे जो लीडर लोग थे ये लोग क्या थे? नरमपंथी थे। ये लोग थे नरमपंथी, ये नरमपंथी थे, ये मॉडरेट पार्टी के लोग थे। तो इन लोगों ने विश्वास जताया था कि हम प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। इन लोगों का विश्वास था, इन लोगों का विश्वास था, इन लोगों का विश्वास था प्रजातांत्रिक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से बाय डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हम क्या करेंगे? अंग्रेजी सरकार के नीति का विरोध करेंगे। हम लड़ेंगे नहीं, हम तलवार नहीं उठाने जा रहे हैं, हम गन नहीं उठाने जा रहे हैं,
हम बम बारूद पिस्टल का हम प्रयोग नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन लड़ेंगे आपके खिलाफ। कौन तरीके से लड़ेंगे? प्रजातांत्रिक प्रोसेस से, बाय डेमोक्रेटिक प्रोसेस। आई विल अपोज योर पॉलिसी। आपकी जो पॉलिसी है हम उनके खिलाफ हैं, हम संतुष्ट नहीं हैं। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। आप जो कर रहे हो वो गलत है, मानवता के खिलाफ है, भारतीय जनता के इच्छा के खिलाफ है। भारत का आप दोहन कर रहे हैं। किस आधार से आप ये सब कर रहे हैं? नैतिकता के आधार पर भी वो गलत है, मानवता के आधार पर गलत है, जनहित के आधार पर गलत है। आप केवल स्वार्थ से पूरित होकर के सारे कार्य कर रहे हो, हम सब समझ रहे हैं, लेकिन हम लड़ेंगे नहीं। और लड़ेंगे तो प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। हम ऐसे लड़ने वाले नहीं हैं। हम आपके लिए खूनी क्रांति करने वाले नहीं हैं, बम पिस्टल से लड़ने वाले नहीं हैं। हम लड़ेंगे, लेकिन प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। और मेरे लड़ाई का जो तरीका होगा वो कानूनी होगा, PQ के तरीका से लड़ेंगे। हम प्रतिवेदन के आधार पर लड़ेंगे, प्रेयर के आधार पर लड़ेंगे, प्रोटेस्ट के आधार पर लड़ेंगे। अब ये बात क्लियर हो गया कि भाई ये लोग अब लड़ने का ये लोग क्या कर लिया, मूड बना लिया। अब ये लोग लड़ने की तैयारी कर लिया। और लड़ने का जो तरीका होगा, प्रोसेस ऑफ क्या कह सकते हैं, ये अपोजिट करने का जो तरीका होगा बाय डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो अब इन लोगों ने मांग क्या रखा? तो देखिए, इन लोगों ने मांग रखा था। इन लोगों का क्या मांग था सो सुनिएगा। अब इन लोगों का मांग था, इन लोगों का क्या था? इन लोगों का डिमांड इन लोगों का डिमांड था। तो क्या डिमांड था कि भाई आप क्या करिए, जो केंद्रीय परिषद है, केंद्रीय परिषद है, केंद्रीय परिषद प्लस प्रांतीय परिषद, प्रांतीय परिषद में भारतीयों को क्या दिया जाए? स्थान दिया जाए। इनकी संख्या बढ़ाई जाए, इनकी संख्या बढ़ाई जाए। और यदि आप इनको स्थान नहीं देते हैं, इनकी संख्या नहीं बढ़ाते हैं, और आप कानून बनाते हैं, कोई नियम बनाते हैं, कोई रूल रेगुलेशन पारित करते हैं, तो मैं किस आधार से मानूं? आप ही बतलाओ। जब मेरा कोई आदमी नहीं है, मेरा कोई नेता नहीं है, मेरा कोई प्रतिनिधि नहीं है, और आप अपने मन से कानून बना दिया, अपने मन से नियम बना दिया और हम पर लाद दिया, हम पर लागू कर दिया, क्या यह उचित है? इज इट राइट? इज इट अप्रोप्रिएट? कैसे आप लागू कर सकते हैं? हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट? इसमें तो केवल आपकी नीति है। आपने तो भारतीयों से पूछा नहीं, मेरे लोग तो वहाँ हैं नहीं। तो भाई ये जो लागू करना है ये गलत है, और मैं इस कार्य की मैं निंदा करता हूँ। इसके लिए मैं आंदोलन करूँगा, अपने लोगों को जागृत करूँगा, राष्ट्रवाद को बढ़ावा दूंगा, आपकी शासन व्यवस्था में अड़चन पैदा करेंगे। लेकिन याद रखिए, ये सब जो हम कार्य करने जा रहे हैं वो मेरा प्रजातांत्रिक होगा। हम आपसे प्रेयर करेंगे, हम आपका क्या करेंगे, पिटिशन देंगे, हम आपका प्रोटेस्ट करेंगे, और यदि नहीं मानिएगा तो फिर हम और आंदोलन को बढ़ाएंगे। तो भाई दबाव काफ़ी बढ़ रहा था। तो ये दबाव किस पर बढ़ रहा था? तो दबाव बढ़ रहा था, अंग्रेजी सरकार पर दबाव बढ़ रहा था। ये जो प्रेशर था ना, ये ज़बरदस्त बढ़ रहा था, और इतना प्रेशर में सरकार आ रही थी कि भाई आंदोलन बढ़ते चला जा रहा है। और उधर बाल गंगाधर तिलक एकदम फटाफट सारा कार्य कर रहे थे, अपने पत्र पत्रिका के द्वारा, मैगजीन के द्वारा वो फटाफट लिखे जा रहे थे, भारतीय जनता को एकजुट कर रहे थे। तो अंग्रेजी सरकार को, ब्रिटिश सरकार को ये लगने लगा था कि यदि इस पर लगाम न लगाया जाए तो फिर ये क्या हो जाएगा, सुरसा का मुख हो जाएगा, भस्मासुर की तरह ये बड़ा हो जाएगा, और इसको संभालने में समस्या हो जाएगी। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि वंस अगेन ये किस रूप में हो जाए, 1857 की क्रांति के रूप में हो जाए। तो मैंने पहले भी कहा था, आप याद रखिए कि अंग्रेज बहुत तेज है। अंग्रेज जानता है यदि मांगता है 100 रुपया तो उसको 2 रुपया दे दो, आंदोलन तत्काल के लिए टल जाएगा, तत्काल के लिए आंदोलन क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों?
लोगों की मानसिकता है, लोग किस रूप में रहते हैं, सरेंडर के मूड में रहते हैं। चलो नहीं दिया, कुछ तो दिया, देखा जाएगा। ये ह्यूमन नेचर है। और ये ह्यूमन नेचर किस आधार पर होता है? ये होता है परिस्थिति के आधार पर, कालखंड के आधार पर, व्यवस्था के आधार पर, ये इसके आधार पर। और बढ़िया से अंग्रेज समझ रहा था कि ये कुछ कर नहीं सकता है, और यदि करेगा तो मेरे पास है, लेकिन कुछ दो। अब इसी बात को ध्यान में रख करके उन्होंने क्या लाया? प्रावधान लाया। किसमें प्रावधान लाया? 1892 के एक्ट में प्रावधान लाया। तो अब हमको देखना है कि भारतीय परिषद अधिनियम, ये जो भारतीय परिषद अधिनियम है, परिषद अधिनियम, अधिनियम 1892 में मुख्य प्रावधान क्या था? इसका जो मुख्य प्रावधान था ये क्या था? इसमें देखिए, वो सब बता दिए। अब इसका मुख्य प्रावधान देखिए। ये मुख्य प्रावधान ये है इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न। इसका जो इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न था वो क्या था? आप इस बात को ध्यान से देखें। इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न, इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस क्या था? व्हाट वेरी इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न इन इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अब इसी बात पर आप ध्यान से देखिए, ये कौन सा प्रोविज़न है। तो हम तो आपको पहले ही बता रहे हैं कि यदि कोई कानून बनता है तो देश परिस्थिति को देखते हुए वो बनाया जाता है, बीती हुई बातों को, घटी हुई घटनाओं के आधार पर। कोई भी सरकार क्या लाती है? कानून लाती है। तो यहाँ तो पहले से मांग हो रहा था कि भाई केंद्रीय परिषद, प्रांतीय परिषद में भारतीयों की संख्या क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। तब इसने देखिए क्या कर दिया, सोच सुनिए। देखिए नंबर 1, तो इसमें क्या कर दिया? परिस्थिति को देख करके केंद्रीय परिषद, केंद्रीय परिषद, केंद्रीय परिषद और प्रांतीय परिषद में, प्रांतीय परिषद में भारतीयों की सदस्य संख्या, भारतीयों यानी कहीं सदस्य संख्या तो मोटा मोटी भारतीय ही है। ये परिषद में भारतीयों की सदस्य संख्या बढ़ा दी गई। तो कैसे बढ़ाया भाई? तो इस बात को देखिए, ध्यान से देखिएगा ध्यान से। तो केंद्रीय परिषद में क्या कर दिया गया? केंद्रीय परिषद में इसमें क्या किया सो देखिए। तो केंद्रीय परिषद में कैसे था? तो केंद्रीय परिषद में था आपका वायसराय। यहां पर क्या हो गया भाई? वायसराय तो अपने आप में एक हो गया। अब प्लस ये क्या हो गया? 5। इसके परिषद में 5 सदस्य, तो टोटल हमारा कितना हो गया? 6। और प्लस क्या कर दिया? कहा कि अतिरिक्त सदस्य जो होगा, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या ये हो जाएगा 10 से लेकर 16 तक। 10 से लेकर ये 16 तक होगा। ये 10 से लेकर 16 तक होगा। और जो इसमें जो न्यूनतम होगा, ये कम से कम 10 सदस्य क्या होंगे? भारतीय होंगे। इसमें 10 सदस्य क्या होगा? 10 अतिरिक्त सदस्य क्या होगा? भारतीय होगा। 10 सदस्य ये भारतीय होगा। तो अब देखिए यहाँ किन की संख्या बढ़ा दी गई? भारतीयों की संख्या बढ़ा दी गई, अतिरिक्त सदस्य दिया। लेकिन याद रखिएगा, वायसराय की परिषद में नहीं दिया है, जो कोर सेक्टर है उसमें नहीं दिया है, अलग से अतिरिक्त सदस्य दिया है ये। अब इसको क्या कहा? अब तो भाई ये लोग कहा कि ठीक है आप सदस्य संख्या बढ़ा दिए हैं, लेकिन खाली बढ़ा देने से क्या हो जाएगा?
हम पपेट तो नहीं है, हम डम्मी तो नहीं है, हमको कुछ अधिकार तो दोगे ना। तो बोला हाँ भाई, आपको भी अधिकार देते हैं, आपको हम कहाँ कह रहे हैं कि आप पपेट हैं, आप डम्मी हैं, आप अधिकार लेस हैं, आपके पास कोई पावर नहीं है। हम तो ये नहीं कह रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग टू से सच टाइप ऑफ मैटर। हम तो आपको बड़ा आदमी मानते हैं, हम तो आपको योग्य मानते हैं, आपको पढ़ा लिखा मानते हैं, आपको समझदार मानते हैं। यानी ये सब बात कहने का मतलब क्या था, उनका एपीजमेंट करना था, झूठी बढ़ाई करनी थी, ताकि वो अपना मुद्दा क्या कर दे, दबा दे। तो हर आदमी को क्या होता है, आप याद करिए, ये मनोवैज्ञानिक बात है, साइकोलॉजी है। आप किसी का बड़ाई करिएगा ना, उसको सुनने में अच्छा लगता है, राइट। हाँ, लेकिन ये बात होना चाहिए कि वो उनको लगे कि मेरा चापलूसी नहीं कर रहा है, ये बात होना चाहिए। तो अंग्रेज तो बड़ा तेज तर्रार था, ये मनोभावना को समझता था, और बस उन्होंने इनकी बड़ाई कर दी। और करने के बाद क्या कहा, सो देखिए 10 संख्या बढ़ा दिया, लेकिन यहाँ देखिए कैसे फिर इसको डाउन कर दिया है। लेकिन ये क्या कर दिया, लेकिन सरकारी सदस्यों की संख्या, लेकिन सरकारी, ये सरकारी सदस्यों की संख्या का ही, सरकारी सदस्यों की संख्या का ही, संख्या का, यानी सरकारी सदस्यों की संख्या का, सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहा, सरकारी सदस्यों का क्या रहा, बहुमत बना रहा। सरकारी सदस्यों का ये क्या रहा, सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहा, बहुमत ये क्या रहा, ये बना रहा। ये तो अब आप बतलाओ, जब आपका बहुमत है ही, तो आप तो कोई भी चीज़ पास करोगे और अपना बहुमत आपका है, तो मेरे कहने न कहने से क्या मतलब रह जाता है, फिर तो हम तो हार गए। तो आप कान इधर से छुओ या इधर से छुओ, फिर तो वरीयता आपकी हो गई। लेकिन एक बात तो तय हुआ कि संख्या तो बढ़ी है, चलिए ये एक पॉजिटिव है, भले इसका अभी कोई उपयोग ना हो पा रहा हो, लेकिन दबाव तो बढ़ा है, और यही चीज़ आगे चल करके प्रभावी हो जाएगा। यस राइट। तो अब देखिए, कहा कि भाई कुछ अधिकार दीजिए, तो बोला कि हाँ आपको अधिकार देते हैं। तो इनको क्या अधिकार दिया गया, भाई ऐसे तो नहीं होगा, आप कुछ अधिकार दीजिए, कुछ शक्तियाँ प्रदान करिए, कुछ शक्तियाँ प्रदान करिए। तो बोला कि ठीक है, आपको इसको क्या शक्ति दे दिया, तो शक्ति इनको दिया कि नंबर 1, आप बजट पर क्या कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं। जो बजट आएगा ना, उस पर बहस कर सकते हैं, बजट पर बहस कर सकते हैं, क्या बजट पर बहस कर सकते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि क्या बजट पर बहस कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं ना कि ये जो बजट है, ये जनता के हित में नहीं है, इस बजट में किसानों के लिए कुछ भी नहीं आया है, इस बजट में आम जनता के लिए कोई काम नहीं है, बेरोजगार लोगों के लिए कोई रोजगार की बात नहीं की गई है। ये बजट क्या है, अनावश्यक है। इस बजट में केवल आप अपने हित के लिए बात कहें, आर्मी पर, सेना पर अधिक खर्चा किए हैं, शिक्षा पर कोई खर्चा नहीं किए हैं, स्वास्थ्य पर कोई खर्चा नहीं किए हैं, स्थानीय प्रशासन के हेतु के लिए कोई बात नहीं कहें। ये सब क्या है, ये सब बहस है। बजट किसके लिए होना चाहिए, आप पढ़े लिखे लोग हो, आप बच्चे पढ़े लिखे हो, आप समझते हो सारी बातों को कि बजट जो होगा वो किसके हित के लिए होगा, आम जनता के लिए होगा, देश की जनता के लिए होगा। कम से कम बजट में इन बातों का तो उल्लेख होना ही चाहिए, जिससे कि आम जनता का जो मिनिमम नीड्स है, न्यूनतम आवश्यकता है, उनकी पूर्ति का ख्याल तो रखना ही चाहिए। लेकिन आप तो रखे नहीं। अंग्रेज ने कहा कि ठीक है, जितना बोलना है बोलो। तो ये बहस करने का ये अधिकार है। और देखिए कैसे इसको क्या कर दिया, सन्न कर दिया, कैसे इसको साइड कर दिया। सो देखिए, आप बहस कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या दिया गया, सीमा बांध दिया गया। क्या सीमा बांध दिया गया कि आप मतदान नहीं कर सकते हैं बजट पर क्या नहीं कर सकते हैं, वोट मत नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। एक बात। थर्ड में क्या कह दिया कि पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। ये क्या कह दिया, पूरक प्रश्न
नहीं पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते हैं। तो अब आप ही बतलाइए कि मत नहीं है दे सकते हैं, पूरक प्रश्न नहीं है पूछ सकते हैं, कंप्लीट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप नहीं है पूछ सकते हैं, तो इस बहस का मतलब क्या रहा? तो आपको क्यों बैठाए हैं, क्यों बुलाए हैं? जब आपको अपना ही काम करना है तो बेकार की बात नहीं है मुझे बुला करके, बैठा करके, बुलवा करके। इसका मतलब है आप मेरा मजाक बनाते हैं, आप मुझे मूर्ख बनाते हैं। खैर, ये प्रारंभिक बात है, ये क्या है, वेरी अर्ली फेज मैटर। लेकिन यही मजाक एक दिन ताकत के रूप में बदलेगा और आप देखिएगा कि अंग्रेज को यहाँ से जाना पड़ेगा। आज भले वो अधिकार न दे, लेकिन संसद की कार्रवाई में, माने केंद्रीय परिषद की कार्रवाई में अब इसको बैठने का, उठने का मौका मिला, अंग्रेज की पॉलिसी को समझने का मौका मिला, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का मौका मिला। तो ये कम बड़ी बात नहीं है। तो ये बात इनको दे दिया गया। लेकिन वरीयता किसकी बनी रह गई? अंग्रेज की वरीयता बनी रह गई। अब तो ये बात था, कहाँ पर ये बात था? ये बात था आपका, ये बात आपका कहाँ पर चला गया? ये जो प्रावधान था भारतीय केंद्रीय परिषद में, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में किस में दिया गया? केंद्रीय परिषद में। केंद्रीय परिषद में ये बात ला दिया। अब इन लोगों ने कहा कि भाई प्रांतीय परिषद में आप हमको क्या दे रहे हैं? अब देखिए, और एक बात यहां पर और देख लीजिए, वन मोर मैटर इज, देखिए एक बात यहां पर यह कर दिया कि जो अतिरिक्त सदस्य होगा ना, अतिरिक्त सदस्य, अतिरिक्त, ये अतिरिक्त सदस्य, अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट की नियुक्ति सिफारिश के आधार पर की जाएगी। सिफारिश के आधार पर किया जाएगा। यदि कोई इसका सिफारिश कर देगा कि भाई इसकी नियुक्ति की जाए तो हम करेंगे। अब आइए प्रांतीय परिषद में। अब हम लोग चलते हैं प्रांतीय परिषद में। प्रांतीय परिषद, ये प्रांतीय परिषद यानी गवर्नर की प्रांतीय परिषद में, ये प्रांतीय परिषद में प्रांत लेवल पर अब क्या कर दिया? तो जो प्रांतीय परिषद है इसमें कहा गया कि गवर्नर को यह अधिकार दिया कि सिफारिश के आधार पर इसमें सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। तो ये सिफारिश के आधार पर, तो कौन सिफारिश करेंगे? तो इसमें सिफारिश करने का अधिकार किसको दिया गया? सिफारिश। ये किनके सिफारिश पर? ये कहता है कि सिफारिश कौन करेंगे? तो जैसे जिला बोर्ड, जिला बोर्ड, ये जिला बोर्ड, ये जिला बोर्ड। कौन सिफारिश करेंगे? नगर पालिका, नगर पालिका। कौन सिफारिश करेंगे? व्यापार संघ, व्यापार संघ, ये व्यापार संघ। तो ये और सारे लोग हैं, यदि ये लोग सिफारिश करेंगे तो इनके सिफारिश पर, ये लोग की सिफारिश, किसके सिफारिश पर? जिला बोर्ड के सिफारिश पर, नगर पालिका के सिफारिश पर, व्यापार संघ के सिफारिश पर, कॉमर्स ऑफ चैम्बर्स के सिफारिश पर, कॉमर्स ऑफ चैम्बर्स, कॉमर्स ऑफ चैम्बर्स, ये चैम्बर्स के सिफारिश पर, सिफारिश पर गवर्नर क्या कर सकते हैं? ये गवर्नर जो प्रांतीय गवर्नर होते थे, जैसे हमने कहा था कि मद्रास में, कहाँ पर? मुंबई में, कलकत्ता में जो प्रांतीय गवर्नर है, गवर्नर अतिरिक्त सदस्यों की, अतिरिक्त मतलब है गैर सरकारी, ये अतिरिक्त मतलब यहां पर है गैर सरकारी सदस्यों की ये क्या कर सकता है? नियुक्ति कर सकता है। ये नियुक्ति कर सकता है। तो यहां पर नोट में आप इस बात को देखिएगा। अब नोट में देखिए, चलो कुछ तो मिला,
जहाँ की कुछ भी नहीं मिल रहा था। जब इन लोगों ने विरोध किया तो कुछ तो मिला, नहीं मिलने का तो सवाल नहीं था। तो अब यहाँ पर देखिए, एक नोट में इस बात को आप देखिएगा, हम नोट में लिखते हैं, ये नोट में हम लिख देते हैं, नोट में देखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या कर दिया गया कि केंद्रीय परिषद, केंद्रीय परिषद, केंद्रीय परिषद अब प्लस प्रांतीय परिषद, प्रांतीय परिषद में क्या किया, सिफारिश के आधार पर, सिफारिश के आधार पर गैर सरकारी सदस्यों का, गैर सरकारी सदस्यों का क्या किया जाएगा, चयन या चुनाव किया जाएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें यानी कौन एक्ट में, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में कहीं भी कौन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, चुनाव या निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन एक बात यहां पर देखिए, गौर करने वाली बात है, बार बार हम कौन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, हम बार बार एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, सिफारिश। ये हम बार बार कह रहे हैं, ये सिफारिश। तो सिफारिश अपने आप में क्या रखता है, ठीक है हम आपका चुनाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी ने आपका चयन किया है ना, किसी ने आपके फेवर की बात करी है ना, किसी ने अप्रत्यक्ष रूप से आपको चुना है ना, और उनके चुनने के कारण मैं आपको यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब यहाँ पर सिफारिश शब्द अपने आप में कौन चीज रख रहा है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पुष्टि कर रहा है, ये पुष्टि कर रहा है, ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन की ये क्या कर रहा है, पुष्टि कर रहा है ये शब्द। लेकिन अंग्रेज बड़ा चालाक था, उन्होंने कहा कि नहीं, ये निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई यदि आपका सिफारिश कर देता है, कोई यदि बोलेगा कि भाई ये आदमी अच्छा है, आप इसको अपने परिषद में रख लो, तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि यदि कोई मेरे लिए सिफारिश करता है, तो कहने का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से 10 आदमी ने हमको चुन के आपको लिए कहा ना कि भाई आप सेलेक्ट इसको कर लो। तो आने कहने का मतलब हम क्या हुए, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए। यस राइट। इसीलिए यहाँ सिफारिश शब्द के अंदर एक चीज झलकता है, और वो क्या झलकता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन कि वो क्या कर रहा है, पुष्टि कर रहा है। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में देखा कि कौन कौन सी परिस्थितियां थी, कैसे यहाँ पर कार्य हो रहा था, भारतीय नेताओं ने क्या मांग कर रहा था, राष्ट्रीयता को बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय चले जा रहे थे, कहाँ पर इन लोगों ने मांग किया कि भारतीयों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए, और भारतीयों ने विवश होकर के अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को स्थान दिया। किसमें स्थान दिया, केंद्रीय परिषद में। कहाँ स्थान दिया, प्रांतीय परिषद में इनको क्या दिया, स्थान दिया। इस प्रकार से अंग्रेज धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार
मांग के अनुसार थोड़ा थोड़ा उनको क्या दे रहा है, अधिकार दे रहा है, शक्ति दे रहा है। चलिए, कुछ तो काम हो रहा है, भले ही एट ए टाइम ना मिले, अचानक ना मिले, लेकिन धीरे धीरे तो कुछ मिल रहा है। और आपके नेताओं ने भी यही बात कहा है कि हम लड़ेंगे, लेकिन किस आधार पर लड़ेंगे? डेमोक्रेटिक प्रोसेस के आधार पर लड़ेंगे। हम बम से नहीं लड़ेंगे, हम बारूद से नहीं लड़ेंगे, हम गोली से नहीं लड़ेंगे, हम प्रार्थना के द्वारा, हम किसके द्वारा, हम प्रतिवेदन के द्वारा, हम किसके द्वारा, हम प्रतिरोध के द्वारा, हम कानूनी तरीके से लड़ेंगे। और इसी चीज़ को देखते हुए इसमें क्या दिया गया, आधार बनाया और कुछ अधिकार दिया। धन्यवाद। फिर मैं कल आपसे मिलता हूँ।